Good morning बच्चों, I am Sanjay Bhatnagar this side and I welcome you to my channel Economics by Sanjay Bhatnagar. ओके बच्चों, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल आता है। इसको हम 3 अलग अलग नामों से बुलाते हैं। वैल्यू एडिड मेथड, इसको हम प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं या हम आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि वैल्यू एडिड मेथड से हमेशा डोमेस्टिक इनकम निकलता है, जिसको हम NDP-FC भी बुलाते हैं, या फिर कुछ न्यूमेरिकल्स में NVA-FC भी बुलाया जाता है, दैट इज नेट वैल्यू एडिड फैक्टर कॉस्ट। इसका जो मेन फॉर्मूला है वो है NDP-FC इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। ओके बच्चों, मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था कि वैल्यू एडिड मेथड में हमेशा NDP-FC निकलता है, और NDP-FC को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है प्राइस इनटू क्वांटिटी प्लस चेंज इन स्टॉक। ये जो डेल्टा है एक चेंज को रिप्रेजेंट करता है, माइनस IC इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे तो जब आप पूरा सॉल्व करते हैं आपके पास NDP-FC आता है, बट कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको पूरा NDP-FC निकालने के लिए नहीं बोला जाता, आपको कोई और वैल्यू निकालने के लिए बोली जाती है। तो मैं आपको बहुत ईजी तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम पड़ेगा, लेकिन एक बार आपको समझ में आएगा तो दिस इज द मोस्ट ईजी वे टू डू न्यूमेरिकल ऑन वैल्यू एडिड मेथड। यहाँ पे अगर आप प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हो आपको आता है सेल्स। अगर आप प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस चेंज इन स्टॉक करते हो तो आपको आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसको कई जगहों पर हम ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। अगर आप एक स्टेप और आगे तक करते हो दैट इज प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC, तो आपके पास आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस या वैल्यू एडिड भी बोलते हैं। मतलब कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको बोला जाएगा कैलकुलेट वैल्यू एडिड। इसका मतलब आपको क्या बताया जा रहा है कि दे आर टेलिंग यू टू कैलकुलेट GDP एट MP, वो आपको GDP एट MP कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। इसका अगर आप एक स्टेप और आगे तक करते हो तो आपको फिर डेप्रिसिएशन तक आ रहा है, मतलब प्राइस इंटू क्वान्टिटी प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC माइनस डेप, तो आपके पास आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और इसको हम नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस ही बोलते हैं। और अगर आप पूरा न्यूमेरिकल करते हो, पूरा फॉर्मूला फॉलो करते हो, तो आपके पास आएगा NDP-FC, जिसको हम नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट और डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि NDP-FC को आपको इस मेथड से निकालना है। अगर आपको सीधा सारा वैल्यू दिया जा रहा है तो बहुत इजी तरीका है कि आप सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में डालो, आपके पास NDP-FC आ जाएगा। लेकिन इस वैल्यूज़ पे प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि आपको फिगर्स को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दिया जाता है। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, जो प्राइस इंटू क्वांटिटीज को हम सेल्स बोलते हैं, तो अगर न्यूमेरिकल में वो क्या करते हैं, वो ना अगर आपको सेल्स बाय फॉर्म ए दे रहे हैं, इसका मतलब है ए ने जो भी चीज़ बेची वो हम काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसे करके फिगर दिया गया 100, तो इसका मतलब है कि उन्होंने पूरा फिगर आपको दे दिया है। लेकिन कभी कभी व्हाट दे डू, वो इस पूरे पार्ट सेल्स को वो पार्ट में तोड़ के देते हैं। तो जैसे उन्होंने क्या करा, सेल्स बाय फॉर्म ए की जगह लिखने के बजाय उन्होंने बोला सेल्स बाय A टू B, फर्म A ने फर्म B को 20 रुपये का सामान बेचा। देन परचेज बाय X फ्रॉम A, अगर आप ध्यान से देखेंगे X ने A से खरीदा, मतलब A बेच रहा है। हम यहाँ पे सारी A की बात कर रहे हैं, तो A बेच रहा है, तो वो A की सेल्स काउंट हो गया। देन आता है सेल्स बाय A टू C, फर्म A ने C को बेचा 60 रुपये का। तो इस केस में क्योंकि आपको सेल को ब्रेकअप करके दिया हुआ, तोड़ कर दिया हुआ है, तो आपको तीनों फिगर्स को ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो फिगर आएगा वो विल बी इक्वल टू सेम। अगर आपको न्यूमेरिकल में ऐसे भी नहीं दिया हुआ तो वो क्या करेंगे, वो आपको देंगे डोमेस्टिक सेल्स बाय फॉर्म A। डोमेस्टिक सेल्स का मतलब होता है कंट्री के अंदर उन्होंने कितना बेचा। तो सपोज हम एज्यूम करते हैं कि 40 रुपये का उन्होंने कंट्री के अंदर बेचा, एंड बाकी का जो उन्होंने एक्सपोर्ट बाय फॉर्म A 60 रुपये का उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया। तो उस सिचुएशन में हमारे को तो एक ही सेल्स को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों फिगर को ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे को 100 का फिगर मिल जाएगा। इस तरह से हमारे पास
एक ही पूरी सेल्स आ। इसका जो अगला कंपोनेंट है इस मेथड का वो है स्टॉक। मैंने पहले आपको सेल्स एक्सप्लेन करा, तो सेकंड पॉइंट है स्टॉक। मैं अब उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल में कई बार आपको भाई सीधी बात है, अगर आपको चेंजिंग स्टॉक दिया है इसका मतलब है कि दे हैव गिवन यू द वैल्यू, उन्होंने आपको वैल्यू दी है, आपको सिर्फ उठा के कैलकुलेशन करना है। लेकिन कई बार क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू स्ट्रेट चेंजिंग स्टॉक वो आपको देंगे क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। ध्यान रखिएगा हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है, आपके पास चेंजिंग स्टॉक का फिगर आएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। तो आपको चेंजिंग स्टॉक का फिगर आएगा। जो अगला पॉइंट है, इसको हम चेंजिंग स्टॉक को कई बार क्या करते हैं, वो नेट एडिशन और इंक्रीज इन स्टॉक भी देखते हैं। मतलब उन्होंने क्या कर रखा है कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग को ऑलरेडी कैलकुलेट करके उन्होंने आपको स्टॉक का फिगर दे दिया। इसका मतलब है इट विल बी टेकन एज चेंजिंग स्टॉक। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं दिया हुआ, कभी कभी क्या करते हैं वो लिखेंगे नेट डिक्लाइन और डिक्रीज और फॉल इन स्टॉक, और आपको प्लस हंड्रेड का फिगर दे दिया। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको नेट डिक्लाइन, डिक्रीज या फॉल इन स्टॉक किया हुआ है तो ये माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल में प्लस 100 का फिगर दिया है तो आपको इसको माइनस 100 लेना है, और अगर न्यूमेरिकल में आपको माइनस 100 का फिगर दिया है, क्योंकि एक माइनस यहाँ पर है एक माइनस यहाँ पर है, तो आपको न्यूमेरिकल में प्लस 100 का फिगर देना है। ओके, अब अगला जो पॉइंट है वो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है जबकि कोई भी प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस वो जो भी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको सीधा दे देंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय फॉर्म ए 100। इसका मतलब है कि उन्होंने एक कंबाइंड फिगर दे दिया, अब आपको और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। पर कभी कभी क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ स्ट्रेट फिगर टू यू, वो क्या करेंगे, वो इस इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कुछ पार्ट्स में तोड़ के करेंगे। जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय ए, मतलब ए ने रॉ मटेरियल खरीदा, उन्होंने वैल्यू दे दी 20। अब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फ्यूल चार्जेस, मतलब जब आप प्रोडक्शन करते हो तो प्रोडक्शन करते हुए आप कुछ चीज़ों को यूज़ करते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्यूल हो गया, तो वो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है। कभी कभी वो क्या कहते हैं, इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल, उन्होंने जो बाहर से रॉ मटेरियल मंगाया, सपोज मैं इसको लेके चलता हूँ कि उन्होंने क्या करा, 40 रुपये का रॉ मटेरियल मंगाया। अब उसमें वो क्या करेंगे, कभी कभी क्या करेंगे, फिगर को ऐसे करके भी लिख सकते हैं, सेल्स बाय बी टू ए, और उन्होंने क्या करा 20 रुपीज़ लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी ने ए को बेचा 20 रुपये का, मतलब ए ने खरीदा, तो जो ए के पास फर्म के अंदर आ रहा है वो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन काउंट होगा। इसका मतलब क्या है, आपको रॉ मटेरियल को वैल्यू को ऐड करना है, फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की वैल्यू 20 ऐड करना है, सेल्स बाय बी टू ए, बी ने ए को बेचा 20 रुपये, एंड इम्पोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल 40। जब आप इस सारे फिगर को ऐड करेंगे आपके पास 100 का फिगर आएगा जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अगर न्यूमेरिकल में आपको ऐसे भी नहीं देंगे तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे लिखते हैं सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड क्या होती हैं। वो गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, जो यूज़ अप होकर ख़त्म हो जाता है, उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, वो उनको बोलते हैं सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड दिया गया है तो इसका मतलब है कि वो आपको आईसी दे रहे हैं, तो आपको आईसीज़ की वैल्यू को पिक करना है। एक बात और, आपको कभी भी अगर आपको इंपोर्ट ऑफ मशीनरी बोला जाता है, मशीनरी बेसिकली रॉ मटेरियल नहीं होती, मशीनरी आप यूज़ करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो मशीन की खुद की आइडेंटिटी ख़त्म नहीं होती, तो मशीनरी की वैल्यू को आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन में नहीं लेना है, क्योंकि वो आपको जानकर के कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू देंगे, तो आपको नहीं लेना। अगर दी जाती है तो आपको इग्नोर करना है, आपको सिर्फ इन फिगर्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इसी फॉर्मूला में अगला पॉइंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को मैं अपनी सबसे पहली वीडियो में भी पहली या दूसरी वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर न्यूमेरिकल में आपको डेप्रिसिएशन दिया जाता है, डेप्रिसिएशन दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको डेप्रिसिएशन दे दिया, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाता तो कई बार आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लिखा जाएगा। जैसे कि फिक्स कैपिटल जैसे मशीनरी वगैरह हो गया, जब हम उसको हम यूज़ करते हैं तो उसमें जो भी हिसाबत वगैरह होती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, या फिर इसको रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल से मतलब है, या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। जब अगेन वही मशीनरी जब कंज्यूम हो रही है तो उसकी वैल्यू में जो डिक्लाइन करता है हम उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इन अलग अलग नाम से आपको डेप्रिसिएशन दिया जा सकता है। कभी कभी न्यूमेरिकल में अगर आपको ये नहीं दिया हुआ
तो दे मे गिव यू ग्रॉस माइनस नेट, कोई एक ग्रॉस का फिगर दे देंगे। जैसे उन्होंने सपोज यहाँ पे दे दिया GDP एट MP 200 रुपये, NDP एट MP 100 रुपीज़। तो अगर हम 200 में से 100 माइनस करेंगे हमारे पास 100 आएगा, विच इज़ आर डेप्रिसिएशन। कभी कभी डेप्रिसिएशन की वैल्यू को वो कैसे लिखते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ स्ट्रेट फिगर व्हाट दे डू, वो आपको लिखेंगे परचेज कॉस्ट ऑफ असेट, परचेज कॉस्ट ऑफ असेट अपॉन लाइफ टाइम ऑफ असेट। मतलब अगर सपोज हमने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, हमने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी और उस मशीन का टाइम पीरियड है 10 साल, उसकी जो लाइफ पीरियड एक्सपेक्टेड लाइफ पीरियड है वो 10 साल है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास डेप्रिसिएशन का फिगर आएगा जो 10,000 रुपये है। इसका मतलब है कभी कभी इंस्टेड ऑफ गिविंग अ फिगर टू यू, तो मे गिव यू लाइक दिस, कि वो आपको एक मशीन की परचेज कॉस्ट बता दी, आपको उसका लाइफ पीरियड बता दिया, तो आपको फिर कैलकुलेट करके डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। वैल्यू एडिड मेथड का जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर आपको NIT दिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए तो वेल एंड गुड। कभी कभी वो क्या करते हैं, वो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपको ब्रेक करके देंगे, वो आपको दे देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो फिर आपको इन दोनों का डिफरेंस निकाल के NIT कैलकुलेट करना है। और अगर आपको ऐसे भी नहीं दिया हुआ तो आपको वो देंगे, वो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस के टाइप से देंगे। जैसे उन्होंने क्या करा, न्यूमेरिकल में दे दिया GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 60 रुपीज़, और उन्होंने दे दिया इम्पोर्ट ड्यूटी 40। तो इस केस में क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं, आपको दोनों को प्लस करके पूरा इनडायरेक्ट टैक्सेस का फिगर निकालना पड़ेगा। और अगर आपको सब्सिडी दी है, सपोज यहाँ पे सब्सिडी दी है 50, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस करना पड़ेगा, आपके पास NIT आएगा। कभी कभी न्यूमेरिकल में वो क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू NIT, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करेंगे, आपको इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स देंगे। ये वैल्यूज आपको नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप ये वैल्यूज देते हैं तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। जय भटनागर दिस साइड। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपको बहुत हेल्प होगी। मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं सारे फॉर्मूलाज को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप शुरू से एक एक वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना बहुत आसान हो जाएगा, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन स्कोरिंग गुड मार्क्स। मैं आज आपको वैल्यू एडिड मेथड के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। वैल्यू एडिड मेथड के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। बेसिकली मैं आपको जो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स बोर्ड में इसी तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे, इसी तरीके से दिए जाएंगे। तो अगर आपको ये 10 आप तरीके से समझ जाते हो तो आपको बाकी न्यूमेरिकल्स को करना आसान हो जाएगा। इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है, आपको बोला जाता है कैलकुलेट NDP एट MP, कैलकुलेट NDP एट MP। ये सारे फिगर्स क्रोर्स में दिए हुए हैं, तो मैंने क्रोर्स को जिस ब्रैकेट में लिख दिया। अब सबसे पहला जो फिगर है वो है सेल्स 90 क्रोर्स और 90, क्लोजिंग स्टॉक 25, ओपनिंग स्टॉक 15, indirect taxes 10, depreciation 20, intermediate consumption 40 and purchase of raw material 15। अब ध्यान से देखिएगा कि आपको बोला गया NDP एट MP निकालने के लिए। अगर आप मेरा फॉर्मूला, अगर आपने पहले मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको स्टेप बताया हुआ है। अगर आपको NDP एट MP निकालना है तो आपको जो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा उसमें सबसे पहले आता है सेल्स। जब आप सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC करेंगे और उसमें से डेप माइनस करेंगे तो आपको NDP एट MP आ जाएगा। अगर आपको बोला जाता है NDP एट FC निकालना है तो फिर आपको माइनस NIT भी करना पड़ता। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं सेल्स का फिगर लेता हूँ, जैसे सेल्स यहाँ पे 90, तो मैंने क्या करा 90 का फिगर ले लिया प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मैंने आपको पहले बताया कि इट इज़ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, हमेशा क्लोजिंग पहले रखना है, ओपनिंग बाद में रखना है। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, विच इन दिस केस इज 25 माइनस 15, 25 माइनस 15। अगला है इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो हमारे पास 40 है, 40, एंड डेप्रिसिएशन हमारे पास है 20। अगर एक से ज़्यादा फिगर दिए तो आपको हमेशा ब्रैकेट लेना है, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लेंगे तो साइन की प्रॉब्लम आ सकती है। जब आप इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास आ गया 40, सो 40 इज आर NDP एट MP। ओके बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू एडिड मेथड का हमारे पास है। हमारे को बोला कि GVA एट FC निकालने के लिए, जिसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट।
हमें निकालने के लिए बोला गया है। इसको हम GDP एट FC भी बोलते हैं। हमारे को वैल्यूज दिया हुआ है, सेल्स 500, ओपनिंग स्टॉक 30, क्लोजिंग स्टॉक 20, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 300, परचेज ऑफ मशीनरी 150, सब्सिडी 40 एंड रॉ मटेरियल 100। अब हमारे को इन सारे वैल्यूज से GDP एट FC, जिसको हम GP एट FC भी बोलते हैं, वो निकालना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बताया, हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। हमने GDP एट FC लिखा। जब आप सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक प्लस करते हो, आपको पास आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। जब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से IC माइनस करोगे, आपके पास आता है GDP एट MP। GDP एट MP आ गया। अब आप GDP एट MP में से जब NIT माइनस करोगे, आपके पास GDP एट FC आ जाएगा। अब हमारे को वैल्यू चाहिए सेल्स की 500, हमने ले लिया। तो इन चेंजिंग स्टॉक मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा ब्रैकेट यूज़ करना है व्हेन यू डू द कैलकुलेशंस, व्हेन मोर देन वन वैल्यू इज गिवन। जब एक से ज़्यादा वैल्यू दी है तो आपको हमेशा ब्रैकेट यूज़ करके वैल्यूज़ को पिक करना है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 20, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, तो हम पहले 20 लेंगे, देन माइनस 30, 20 माइनस 30 ले लिया। देन इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारे पास दिया हुआ है 300, हमने 300 ले लिया। NIT में क्योंकि हमारे को सब्सिडी और IT अलग करके दिया है, IT तो बेसिकली दिए दी यहाँ पर, तो हम IT को यहाँ पे 0 लेंगे। सब्सिडी हमारे पास 40, तो 0 माइनस 40। अगर हमने ब्रैकेट नहीं लिया होता और हम सीधा उसको प्लस 40 ले देते तो सारा गलत हो जाता। हमें इसलिए ब्रैकेट लेना जरूरी है, सो दैट हमारे आंसर्स गलत ना हो। अब जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 500 प्लस, अगर यहाँ पे भी ब्रैकेट हमने लिया हुआ है, अगर नहीं लेते तो ये फिगर प्लस का हो जाता। अब यहाँ पे -10 का फिगर है, -300। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा +40। जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 230। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन और रॉ मटेरियल दोनों दिया हुआ था, तो मैंने इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिया, क्योंकि अगर हमारे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिया इसका मतलब है उन्होंने कंबाइंड फिगर दिया है, तो ये जो रॉ मटेरियल की वैल्यू है वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सिमिलरली एक जगह पे मैंने आपको वैल्यू एडेड मेथड को एक्सप्लेन करा पिछले से पिछले वीडियो में, तो वहाँ पे हम एक परचेज ऑफ मशीनरी करके आता है। भाई एक फर्म मशीनरी परचेज कर रही है, बट दैट इज़ नॉट टू बी टेकन एज रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल नहीं है, मशीनरी एक इन्वेस्टमेंट होती है, तो हम मशीनरी को IC में नहीं लेते। तो मैंने वहाँ पे आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने उसको राउंड करके उसको क्रॉस करा हुआ कि मतलब हमारे को वो नहीं लेना, रॉ मटेरियल नहीं लेना, परचेज ऑफ मशीनरी नहीं लेना। ये दोनों फिगर्स हमको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। ओके बच्चों, आपको अगला न्यूमेरिकल जो मैं करा रहा हूँ उसमें आपको NVA एट FC कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, और आपको वैल्यूज दी हुई है सेल्स 800, सब्सिडी 40, डेप्रिसिएशन 30, एक्सपोर्ट्स 100, क्लोजिंग स्टॉक 20, ओपनिंग स्टॉक 50, इंटरमीडिएट परचेजेस 500, परचेज ऑफ मशीनरी 200, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 60। आपको निकालना है NVA एट FC। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आप सबसे पहले NVA एट FC का फॉर्मूला लिखेंगे। NVA एट FC को हम NDP एट FC भी बोलते हैं। NVA की फुल फॉर्म होती है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, तो वो डोमेस्टिक इनकम या NDP एट FC एक ही बात है। हमने पहले फॉर्मूला लिखा क्योंकि हमें NDP एट FC निकालना है, जिसमें हम वैल्यू मेथड में पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमने लिखा सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। अब हमारे को सेल्स दिया हुआ है 800, हमने वैल्यू ले ली। चेंजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लेना है, तो हमने क्या करा, क्लोजिंग 20 ले लिया, ओपनिंग 50 ले लिया, 20 माइनस 50। देन हमारे पास आता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट परचेजेस और कंजम्पशन एक ही बात है, 500 दिया हुआ है, हमने 500 ले लिया। ध्यान रखिएगा कि कभी भी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि परचेज ऑफ मशीनरी, क्योंकि मशीनरी रॉ मटेरियल नहीं है तो हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। सिमिलरली इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अब यहाँ पे रॉ मटेरियल तो आ रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे को इंटरमीडिएट परचेजेस का एक कंबाइंड फिगर दिया हुआ है, अगर इंटरमीडिएट परचेजेस का कंबाइंड फिगर दिया हुआ है मतलब वो ऑलरेडी इस चीज़ को इंक्लूड कर रहा है, तो इसलिए हम सिर्फ ये लेंगे, हम इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं लेंगे। उसके बाद आता है NIT में हमारे को कहीं पर भी इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया, तो हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को 0 ले लिया। एंड सब्सिडी हमारे को दी हुई है 40, हमने 40 ले लिया। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, मैंने सेल्स के फिगर को सिर्फ 800 दिया, यहाँ पर हमारे को एक्सपोर्ट्स भी दिया है, बट ये जो एक्सपोर्ट्स का फिगर है वो इस सेल्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम इस एक्सपोर्ट्स को नहीं लेंगे। अब हम जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हमने ब्रैकेट यूज़ करा हुआ है
20 माइनस 50 था तो ये माइनस 30 आ जाएगा। IC 500 माइनस 500 हो गया, माइनस 30। अब यहाँ पे IT 0 था तो ये जो वैल्यू है प्लस होके प्लस हो जाएगी, क्योंकि ये वाला माइनस क्रैश करेगा, 40 हो जाएगा। जब आप इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे आपके पास आंसर आएगा 280। ओके बच्चों, अब अगला न्यूमेरिकल हमारे इसमें आता है इन 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। जो अगला न्यूमेरिकल है वो है, हमें निकालने के लिए बोला जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसको हम ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस ही बोलते हैं। जब आप मेरी प्रीवियस वीडियो जहाँ पे कि मैंने वैल्यू एडिट मेथड का एक्सप्लेनेशन करा है, अब आप उस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। हमको बोला गया GVO एट MP और हमारे को दिया हुआ है NDP एट FC 100, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 75, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 20, सब्सिडी 5, डेप्रिसिएशन 10, इनकम टैक्स 100। क्योंकि हमारे पास NDP टैक्स दिया तो हम पहले पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमने लिखा NDP टैक्स इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC माइनस डेप्ट माइनस NIT। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, मेरे वैल्यू एडिट मेथड वाला जो वीडियो है उसमें मैंने इस कंपोनेंट को एक्सप्लेन करा है। इसको हम सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके निकालते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन में इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू पूछी जा रही है तो मैंने इसको लिख दिया वैल्यू ऑफ आउटपुट। IC हमारे पास 75 है, IC हमारे पास 75 है, मैंने 75 ले लिया। डेप्रिसिएशन हमारे पास 10 है, 10 ले लिया। और NIT, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी होता है तो मैं अपनी वैल्यू एडिट अगेन उस वीडियो में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी आता है, तो वो हमने 20 ले लिया एंड सब्सिडी ले लिया 5, सो 20 माइनस 5। ध्यान से सुनिएगा कि मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स की वैल्यू नहीं ली है, क्योंकि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं लेंगे। अब हम सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इन सारे फिगर्स को एक फिगर में कन्वर्ट करना है। तो माइनस 75 माइनस 10 माइनस 15 हमारे पास आ गया माइनस 100। इसका मतलब है 100 विच इज NDP एट FC इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 100। जब हम इस फिगर को यहाँ लेके जाएंगे तो ये प्लस 100 हो गया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास आ गया 200। ओके बच्चों, अगला न्यूमेरिकल। अब हमारे को इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने के लिए बोला गया है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन और हमारे को दिया हुआ है वैल्यू ऑफ आउटपुट 200, NDP एट FC 80, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 15, सब्सिडी 5, डेप्रिसिएशन 80। आपको इस तरह के न्यूमेरिकल जब आपको इसमें से पूरे फॉर्मूला में से कोई बीच की वैल्यू निकालने के लिए बोली जाती है तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। द बेस्ट वे टू एक्चुअली डू दिस न्यूमेरिकल इज टू राइट द होल फॉर्मूला। आपने फॉर्मूला लिख लिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे जो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक है उसको हम वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे को यहाँ पर दी है। तो मैंने क्या करा, इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू ले लिया 200। IC हमारे पास दिया हुआ है, IC हमें निकालना है। अगला है हमारे पास IC माइनस डेट 20 दिया हुआ है एंड NIT में हमारे को GST इनडायरेक्ट टैक्स होता है, हमने 15 ले लिया, सब्सिडी 5 है, सो 15 माइनस 5 10 आ जाएगा। अब हम जब इस पूरे फिगर को एक में कन्वर्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 170, दैट इज 200 माइनस 30, 170 माइनस IC। जब आप इसको ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 90, मतलब आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन 90 आ गया। ये ध्यान रखिएगा कि आपको अगर आप इस तरीके से फॉर्मूला लिख के करेंगे और पहले एक साइड की वैल्यू को एक फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी फिगर को इधर से उधर ले आते हुए कोई गलती नहीं होगी एंड यू विल हैव अ वेरी परफेक्ट आंसर। ओके बच्चों, अगला न्यूमेरिकल जो 2013 के बोर्ड्स में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करा उस ईयर में। यहाँ पे आपको वैल्यूज दी गई हैं। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। आपने इस तरह की वैल्यू आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत कम न्यूमेरिकल्स हैं इस तरह के। अब आपको ध्यान दीजिएगा, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड मतलब कुछ मशीनरी वगैरह है जिसका लाइफ स्पैन है 10 साल और उसकी वैल्यू दी गई 10 करोड़ मानते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे को इसका मतलब ये कि ये कोई वैल्यू बेकार नहीं, हमारे को यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ये वैल्यू दी गई है। मैंने डेप्रिसिएशन का एक वीडियो में एक्सप्लेनेशन करा हुआ है जहाँ पे कि परचेज कॉस्ट ऑफ असेट जो यहाँ पे 10 रुपये है अपॉन लाइफ स्पैन ऑफ असेट विच इज़ 10 ईयर्स, सो 10 अपॉन 10 जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ दिखाई है आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अगला वैल्यू दिया हुआ है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड।
अगेन जब आप वैल्यू एडेड मेथड के वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा जो सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड है, प्रोड्यूसर गुड होती है जो प्रोडक्शन में हेल्प करती है, रॉ मटेरियल वगैरह, और रॉ मटेरियल एक बार यूज़ के बाद ख़त्म हो जाता है, तो उसको हम एक नाम और यूज़ करते हैं, हम देते हैं उसको एक, जिसको बोलते हैं सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड विच इज़ 5। अगला वैल्यू दिया सेल्स का 20, चेंजिंग स्टॉक 2, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन 1। अब आपको सबसे पहले, क्योंकि आपको एनडीपी टेस्ट निकालने के लिए बोला गया है, आप पूरी फॉर्मूला लिखेंगे, सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक माइनस आईसी माइनस डेट माइनस एनआईटी। सेल्स हमारे पास है 20, चेंजिंग स्टॉक है हमारे पास 2, आईसी हमारे पास, मैंने आपको बताया कि सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड को हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं, तो मैंने आईसी ले लिया 5। डेप्रिसिएशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि परचेज कॉस्ट ऑफ असेट अपॉन लाइफ पीरियड ऑफ असेट हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा, जो इस सिचुएशन में 10/10 1 होगा। एंड देन एनआईटी टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे जो भी टैक्स लगते हैं वो प्रोड्यूसर पे लग रहे हैं, इसका मतलब है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो गया 1। जब हम इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास आएगा आंसर 15। अगला न्यूमेरिकल आपको बोला गया GVA से निकालने के लिए, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम GDP@FCP बोलते हैं, हमें निकालने के लिए बोला गया है। हमारे को वैल्यूज दी गई है, आउटपुट जिसको हम क्वांटिटी बोलते हैं 1000, प्राइस पर यूनिट 30, डेप्रिसिएशन 1000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 12000, क्लोजिंग स्टॉक 3000, ओपनिंग स्टॉक 2000 एंड GST 6000। आपको निकालना है GVA@FC, तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। अब आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ग्रॉस निकालना है, मतलब आपको डेप्थ यहाँ पे कहीं पे भी एक्सक्लूड या इंक्लूड नहीं करना। आपने फॉर्मूला लिखा प्राइस इंटू क्वांटिटी, आपके पास आता है सेल्स, क्योंकि हम यहाँ पे प्राइस इंटू क्वांटिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे को सेल्स का फिगर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, हमारे को प्राइस और आउटपुट दिया हुआ है, तो हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे 30 × 1000, 30 × 1000 सेल्स आ जाएगा। चेंजिंग स्टॉक हमारे को दिया हुआ है क्लोजिंग एंड ओपनिंग, सो 3000 माइनस 2000 हमने फिगर यहाँ ले लिया। देन आता है आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन 12000, ये ले लिया। देन एनआईटी, क्योंकि जीएसटी दिया है यहाँ पे, कहीं पर भी सब्सिडी नहीं दिया, तो हम सब्सिडी को 0 लेंगे, तो 6000 माइनस 0 हमारे पास एनआईटी आ जाएगा। जब हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे 30,000, 30 × 1000 30,000 प्लस 3000 माइनस 2000 1000 माइनस 12,000 माइनस 6000, आंसर हमारे पास 13,000 13,000 आएगा। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज दी है आपको कंफ्यूज करने के लिए। हमारे को यहाँ पर दिया गया एनडीपी टेस्ट निकालने के लिए वैल्यूज थी हमारे को, टोटल सेल्स 1000, डिक्रीज इन स्टॉक 70, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन 120, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 300, एक्सपोर्ट्स 150, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 50, इनकम टैक्स 20, GST 70, सब्सिडी 40। आपको एनडीपी टेस्ट निकालना है, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आपको पहले पूरा फॉर्मूला लिखना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी माइनस डेट माइनस एनआईटी। अब सेल्स सबसे पहले हमने देखना है सेल्स कहाँ दिया हुआ है, तो हमारे को टोटल सेल्स लिखा हुआ है 1000। अगर आपको ऐसे करके सेल्स दिया है तो इसमें ये जो एक्सपोर्ट वाला फिगर है, भाई कंपनी जब एक्सपोर्ट करते तो वो भी तो बेच रही है, बट ये फिगर ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो हमारे को ये फिगर नहीं लेना, हमारे को सेल्स में सिर्फ वे 1000 का फिगर लिखना है। अगला इंपॉर्टेंट जो कॉम्पोनेंट है यहाँ पर वो था डिक्रीज इन स्टॉक। मैंने आपको वैल्यू एडिड मेथड का जो वीडियो है उसमें एक्सप्लेन करा हुआ है कि जो डिक्रीज इन स्टॉक है वो यहाँ पे डिक्रीज जो माइनस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो भी वैल्यू आपको दी है, जैसे यहाँ पे +70 दी है तो आपको यहाँ पर इसको -70 लेना है। देन आता है अगला कॉम्पोनेंट है, ये जो 120 लिया मैंने, ये अभी तक कभी किसी क्वेश्चन में नहीं आया है, ये मैं आपको इस पूरे चैप्टर में पहली बार बता रहा हूँ। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन 120, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट है, इसको हमेशा वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड किया जाएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ये 120 को ऐड कर दिया। देन उसके बाद आ गया आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैंने आपको बताया हुआ है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है जो फर्म अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस में रॉ मटेरियल, फ्यूल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे खर्च करती है उसको हम यहाँ लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक हमारे को वैल्यू दी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 300, और एक हमारे को दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फर्म जब यूज़ करती है, प्रोडक्शन में बिजली यूज़ करती है, तो उस पर जो भी पैसा खर्च होता है वो
इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है। तो हम क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यू होती है तो हम ब्रैकेट लेके हमने दोनों वैल्यूज़ को लिख दिया। देन इनडायरेक्ट एनआईटी हमारे को दिया हुआ जीएसटी 70 एंड सब्सिडी 40। ध्यान रखिएगा कि इनकम टैक्स जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है हमें नहीं लेना, ये हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है। जब आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे विच इज़ 1000 माइनस 70 प्लस 120 प्लस माइनस 350 माइनस 30, आपके पास 670 का फिगर आ जाएगा। एक बार दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा अगर आपको टोटल सेल्स दिया है तो आपको एक्सपोर्ट्स नहीं लेना। अगर आपको डिक्रीज इन स्टॉक लिखा है तो जो भी फिगर है, अगर यहाँ पे माइनस 70 होता तो आपको प्लस 70 का लेना पड़ता, लेकिन अब प्लस 70 तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। देन 120 की जो वैल्यू है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड करते हैं। देन आता है जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, जिसे रॉ मटेरियल, जिसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हम दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, हमारे पास पूरा आईसी आएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एनआईटी में इनकम टैक्स हम नहीं लेते क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है, हम सिर्फ जीएसटी और सब्सिडी का फिगर लेंगे और जब हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपको बताए थे उसमें बता रहा हूँ, उसमें जो सबसे लास्ट न्यूमेरिकल है वो ये वाला, ये कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल है, मतलब ये बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है। हमारे को यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एनडीपीएट एफसी। हमारे को वैल्यूज दी गई परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट 400, increase in unsold stock 60, import of raw material 120, domestic sales 1200, depreciation 50, power charges 20, exports 200, imports of machinery 40, GST goods and services tax 10, subsidy 30, goods for self consumption 10। अब आपको सबसे पहले निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में बताया था कि अगर गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन दिया है तो वो भी हम ऐड करेंगे। तो हमारे पास आ गया सेल्स। अब इन्होंने क्या कर रखा है, सेल्स में इन्होंने इसको पार्ट में तोड़ के दिया है। तो पहला एक हो गया डोमेस्टिक सेल। डोमेस्टिक सेल्स होता है जो कंट्री के अंदर बेचा गया है 1200, और एक्सपोर्ट्स दिया हुआ 200। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स 1400। चेंज इन स्टॉक हमारे पास ये हुआ इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक 60, हमने यहाँ ले लिया, एंड गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन 10 हमने यहाँ ले लिया। जब हम इसको टोटल करेंगे हमारे पास आएगा 1470 विच इज़ आर वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगला कंपोनेंट हमारे को निकालने के लिए पूरा गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आपको पहले बता चुका हूँ, जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस पे यूज़ करते हैं, जितनी भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जैसे रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पावर चार्जेस, फ्यूल, ये सारे का सारा आईसी का पार्ट है। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट 400, ये हमें यहाँ पे लेना है 400। देन हमारे को इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अगर हम बाहर से कुछ गुड्स को मंगा रहे हैं तो वो भी हमारा रॉ मटेरियल का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहीं पर भी नहीं दिया, तो हमारे को रॉ मटेरियल ऐसे करके पूरा निकालना पड़ेगा। तो हमने रॉ मटेरियल ले लिया 120, ये 400 था। देन हमारे पास आ गया पावर चार्जेस, जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में, वो ये वाला पार्ट है 20, हमने 20 ले लिया। जब हम इसको टोटल करेंगे, टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाएगा विच इज़ 540। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट निकालने के लिए बोला गया वो गया एनडीपीएट एफसी। अगेन हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे विच इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी माइनस डेट माइनस एनआईटी। जो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ 1417, हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। आईसी भी हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके 540, हमने यहाँ ले लिया। देन डेप्रिसिएशन 50 दिया हुआ है, हमने ये ले लिया। एनआईटी में हमारे को गुड्स फॉर एनआईटी में हमारे को जीएसटी एंड सब्सिडी दिया हुआ है। सो जीएसटी 10 माइनस सब्सिडी 30, हम 10 माइनस 30 हमने ब्रैकेट यूज़ करके हमने यहाँ पे ले लिया। जब आप इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे आपके पास आंसर 900 आएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ मशीनरी दिया हुआ, पर इंपोर्ट ऑफ मशीनरी रॉ मटेरियल नहीं है तो ये आईसी का पार्ट नहीं होता। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट्स का फिगर यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में सेल्स ही है। भाई जो भी फर्म बेचती है या तो कंट्री के अंदर बेच रही है, कंट्री के बाहर बेच रही है। तो कंट्री के अंदर जो बेचा 400, कंट्री के बाहर जो बेचा 200, कंट्री के अंदर जो बेचा सॉरी कंट्री के अंदर डोमेस्टिक सेल्स 1200, एक्सपोर्ट्स 200, मैंने यहाँ पे फिगर ले लिया विच विल बी कंप्लीट सेल्स 1400 आ जाएगा। इस तरीके से आपको उसको पूरा कैलकुलेशन करना है।
बेटे अगला जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से हमेशा जीडीपी एट एमपी निकलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा नाम होता है इनकम डिस्पोजल मेथड, मतलब जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम आई थी वो अब उस पैसे को खर्च करेंगे। तो जब हम उस खर्चे को टोटल करते हैं, हम इकोनॉमिक के हम 4 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, तो वो चारों सेक्टर्स जो भी खर्चा करता है उसको हम जब टोटल करेंगे हमारे पास जीडीपी एट एमपी आएगा, जिसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, या हम इसको वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको बोला जाएगा कैलकुलेट वैल्यू एडेड। एक्सपेंडिचर मेथड या इनकम मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से, तो इसका मतलब है कि वो आपको जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड मैंने भी आपको बताया जीडीपी एट एमपी निकाला जाता है। इसको जो सिंपल, इसको अगर हम इसके फॉर्मूला को लिखें तो इसके एक्सपेंडिचर मेथड को निकालने के लिए 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम शॉर्ट में पीएफसीई भी बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा कंपोनेंट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको बोलते हैं जीएफसीई, ग्रॉस फाइनल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा कंपोनेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड जो चौथा कंपोनेंट है वो है नेट एक्सपोर्ट्स, जिसको हम एक्सपोर्ट को हम एक्स से भी लिखते हैं और इंपोर्ट हम एम से लिखते हैं। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नेट एक्सपोर्ट्स आता है। अगर आपको न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज़ हैं वो सीधा पीएफसी जीएफसी करके दी गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सीधा वैल्यूज़ को फॉर्मूला में डाल के आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन वैल्यूज़ को ब्रेक करके दिया जाता है, इसको और कई सारे पार्ट्स में तोड़ के दिया जाता है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे इसको अलग अलग कैसे नामों से बुलाया जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड का जो पहला कंपोनेंट था, जिसको हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बुलाते हैं, अगर आपको पीएफसी दिया है तो वेल एंड गुड। अगर आपको पीएफसी नहीं दिया है तो कभी कभी न्यूमेरिकल में वो क्या करते हैं, वो इसको लिखेंगे हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसके साथ एक कंपोनेंट दिया जाएगा प्राइवेट नॉन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। कुछ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हाउस होल्ड को सर्व करते हैं, तो उनके जो भी पैसा वो खर्च कर रहे हैं वो इस हेड में आता है। हम दोनों को प्लस करेंगे, हमें दोनों को प्लस करना पड़ेगा, हमारे पास पीएफसी आएगा। इसका मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो गया, जो भी हाउस होल्ड्स हैं और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं ऑन परचेज ऑफ ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स एक्सेप्ट हाउसेज। एक्सेप्ट हाउसेज में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊँगा कि हाउसेज यहाँ पे क्यों नहीं लिए जाते। हम जब सबको ऐड करेंगे, जो भी फाइनल कंजम्पशन हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन उसको ऐड करेंगे, हमारे पास पीएफसी है। सेकंड कंपोनेंट होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम शॉर्ट में जीएफसीई भी लिखते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, सीधा नाम से दिया हुआ है, तो आपको फिर कुछ और टेस्ट करना, क्योंकि आपको एक कंबाइंड फिगर दे दिया। लेकिन कई बार न्यूमेरिकल में वो क्या करेंगे, वो आपको जीएफसी नहीं देते, वो उसको इसके पार्ट्स में तोड़ के देते हैं। तो जो सबसे कॉमनली गिवन यूज पार्ट्स हैं वो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट प्लस कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय गवर्नमेंट। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, तो गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है, तो वो ये वाला कंपोनेंट है। देन थर्ड है डायरेक्ट परचेजेस बाय गवर्नमेंट फॉर एम्बेसीज एंड कंसुलेट लोकेटेड अब्रॉड। हमारे जितने भी एम्बेसीज और कंसुलेट्स बाहर की कंट्री में हैं, वहाँ पे हमारा स्टाफ रहता है। कुछ बड़ी बड़ी एम्बेसीज में स्टाफ 100, 150, 200 लोगों से भी ज़्यादा रहता है। तो उस केस में गवर्नमेंट को वहाँ के स्टाफ के लिए जो चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं वो इस हेड में काउंट किया जाएगा। तो आपको इन तीनों को ऐड करना है, और इसमें से एक होता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट। इसको हम माइनस करते हैं। माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं, गवर्नमेंट जब सेल करती है तो उसको रेवेन्यू आ रहा है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं खर्चे की, गवर्नमेंट क्या स्पेंड कर रही है, लेकिन यहाँ पे पैसा आ रहा है, तो हम इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, हमारे पास गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा। एक्सपेंडिचर का थर्ड जो कंपोनेंट है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए बोला जाता है। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, जिसको हम जीडीसीएफ बोलते हैं, वेल एंड गुड, पर अगर न्यूमेरिकल में आपको सीधा जीडीसीएफ नहीं दिया तो कभी कभी आपको क्या करेंगे, वो आपको देंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन।
मतलब उन्होंने यहाँ पे सिर्फ फिक्स ऐड कर दिया। तो अगर आपको फिक्स दिया है तो इसका मतलब है कि आपको उसमें चेंजिंग स्टॉक भी प्लस करना पड़ेगा। इन दोनों को आप प्लस करोगे, आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। अगर आपको ये दोनों कंपोनेंट्स नहीं दिए तो जो इसका तीसरा तरीके से दिया जाता है वो है, इसको बोलेंगे नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। उन्होंने क्या करा, ग्रॉस को नेट कर दिया, बाकी सब सेम है। तो इसका मतलब है इस नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, और फिक्स को हटाने के लिए आपको चेंजिंग स्टॉक प्लस करना पड़ेगा। तो जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंजिंग स्टॉक, आपके पास GDCF आएगा। अगर आपको इनमें से भी किसी तरीके से GDCF नहीं दिया हुआ तो वो आपको देंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आपको इसमें सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे फिक्स वगैरह कुछ नहीं, आपको सिर्फ नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। आप डेप ऐड करेंगे, NDCF प्लस डेप, इसको हम बोलते हैं NDCF प्लस डेप, आपके पास GDCF आ जाएगा। एक्सपेंडिचर मेथड का फोर्थ कंपोनेंट नेट एक्सपोर्ट्स, जिसको हम शॉर्ट में NE लिखते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स, अगर आपको नेट एक्सपोर्ट्स दिया न्यूमेरिकल में, वेल एंड गुड। अगर आपको नेट एक्सपोर्ट्स नहीं दिया तो वो आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का फिगर अलग अलग देंगे। सपोज एक्सपोर्ट दे दिए 200, इंपोर्ट दे दिए 100, तो आपको दोनों को माइनस करना है, आपको 100 का फिगर आ जाएगा, विच विल बी नेट एक्सपोर्ट्स। कई बार न्यूमेरिकल में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करेंगे, वो नेट इंपोर्ट्स लिख देंगे और आपको प्लस 100 का फिगर दे दिया। तो याद रखिएगा कि अगर आपको नेट इंपोर्ट्स लिखा गया है तो इंपोर्ट्स माइनस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि अगर आपको प्लस 100 का फिगर दिया है तो आपको न्यूमेरिकल में माइनस 100 लेना है, और अगर माइनस 100 दिया है तो माइनस माइनस क्रैश करके प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है आपको न्यूमेरिकल में प्लस 100 का फिगर लेना है। तो इस तरीके से आप एक्सपेंडिचर मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या करना है, आपको कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, और अगर आपको पता है कि ये एक्सपेंडिचर मेथड का न्यूमेरिकल है तो आप फॉर्मूलों को ऐसे लिखेंगे, GDP इज इक्वल टू PFC प्लस GFC प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, और आपको जो भी वैल्यूज दी गई हैं आप उनको इसके नीचे लिखते जाएंगे। अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यू दी है, सपोज आपको ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जगह पे उसके कंपोनेंट्स दे दिए हैं, तो आपको ब्रैकेट यूज़ करके, अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट तो आपको ब्रैकेट यूज़ करके वैल्यूज़ देनी है। पहली लाइन में आप सिर्फ वैल्यूज कॉपी करेंगे, थर्ड लाइन में आप कैलकुलेशन करेंगे, और फोर्थ लाइन में आपका आंसर आना चाहिए। एट द मोस्ट, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नेशनल एग्जाम के न्यूमेरिकल्स हैं वो एट द मोस्ट 4 लाइनों में हो जाने चाहिए, 4 लाइनों में उसका सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपने न्यूमेरिकल को दोबारा से चेक करिए कि आपने कहीं गलती तो नहीं करी है। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, आई एम संजय भटनागर दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय संजय भटनागर। यार, आपने अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है पहले भी कि आपको वीडियोस, मैंने पूरे सिलेबस को बहुत छोटी छोटी वीडियोस में डिवाइड करा हुआ है। आप स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियोस को देखते जाओगे, आपके लिए 90% प्लस स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं आज की वीडियो में अपनी जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसकी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहला न्यूमेरिकल इस एक्सपेंडिचर मेथड में आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है GDP एट MP। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इनकम और वैल्यू एडिड मेथड से NDP टेस्ट से निकलता है, जो उसका बेसिक फॉर्मूला से NDP टेस्ट से निकलता है। एक्सपेंडिचर मेथड में हमेशा आपको GDP एट MP निकलेगा, और हमारे को यहाँ पे सिर्फ GDP एट MP निकालने के लिए बोला गया है। तो ये हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं। हमारे को दिया हुआ है PFC, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, विच इज़ 1200, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज़ 200, GFCF जिसको हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं 300 है, चेंजिंग स्टॉक 400, इंपोर्ट्स 500 एंड एक्सपोर्ट 600। मैंने आपको पहले बताया हुआ कि जब भी आपको नेशनल के कोई भी न्यूमेरिकल निकालने हैं, आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे जो इसका फॉर्मूला होगा GDP एट MP निकालना है। इसका जो फॉर्मूला हुआ है PFC, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, ये ध्यान से देखिएगा जो फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है उसमें हमारे को GDCF लिखा हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के जो और आगे पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे को इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंजिंग स्टॉक। इस फिक्स को हटाने के लिए हमको चेंजिंग स्टॉक प्लस करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास GDCF आएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे GFCF और चेंजिंग स्टॉक दोनों को ऐड करें जिससे कि हमारे पास GDCF आ जाए। एंड नेट एक्सपोर्ट्स, अब नेट एक्सपोर्ट्स में हमारे पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का फिगर अलग अलग दिया हुआ है। तो हमारे को क्या करना है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब हम ऐसे करेंगे हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स आएगा। जब आप पूरा कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि इस
इसकी जो वैल्यू है वो एक से ज़्यादा दी है तो आपको ब्रैकेट यूज़ करना है। जैसे नेट एक्सपोर्ट है, यहाँ पे भी वैल्यूज़ एक से ज़्यादा दी हुई है, तो आपको ब्रैकेट यूज़ करना है और आपको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा। ओके बच्चों, हमारा अगला न्यूमेरिकल है एक्सपेंडिचर मेथड का। हमारे को निकालना है GNP@FC। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारे को GNP@FC निकालने के लिए बोला गया है, GDP@MP नहीं। और हमारे को वैल्यूज देखेंगे NDFCF, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 350, क्लोजिंग स्टॉक 100, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 40, ओपनिंग स्टॉक 60, डेप्रिसिएशन 50, नेट एक्सपोर्ट्स -10, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1500, इंपोर्ट्स 20, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -30। अब सबसे पहले, क्योंकि हमें निकालना है ये, लेकिन हमारे को एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है GDP@MP, तो हम पहले क्या करेंगे, GDP@MP का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमने क्या करा, GDP@MP = PFC प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFC गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड एक्सपोर्ट्स। ये फॉर्मूला लिख दिया, हमारे पास GDP@MP आएगा। हमने सारी वैल्यूज उतार दी। PFC हमारे पास है 1500, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे पास 200। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ नहीं दिया हुआ, बल्कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को पार्ट्स में दिया हुआ है। तो इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ये वाला, डेप्रिसिएशन ये रहा, एंड चेंज इन स्टॉक जो कि हमारा हो जाएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चेंज इन स्टॉक हम कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो हमने क्या करा, पहले हमने उतार दिया NDFC 350, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो मतलब मैंने एक ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट लिया, एक ब्रैकेट और लिया जिससे कि मैं चेंज स्टॉक को कैलकुलेट कर सकूं। एंड देन हमने ले लिया डेप्रिसिएशन। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 390। जब हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे, एक बात और ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे हमने नेट एक्सपोर्ट्स हमने लिया है -10। कंफ्यूज करने के लिए न्यूमेरिकल में इंपोर्ट्स का फिगर भी दिया हुआ है 20 का, ये हमारे को नहीं लेना क्योंकि हमारे को एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है विच इज़ -10। तो हमने क्या करा, फॉर्मूला का प्लस है, हमने यहाँ प्लस लिखा, पर ये -10 है तो हमने ब्रैकेट लेके -10 की वैल्यू लिख दी। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 21। ओके बच्चों, GDP@MP हमारे पास आ गया था 2130। अब हमें निकालने के लिए बोलोगे GNP@FC। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हमारे को GDP@MP से GNP@FC में जाना है तो ये हम बाहर लिखेंगे। ग्रॉस सेम है, डोमेस्टिक और नेशनल में NFI का फ़र्क होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है, तो हम क्या करेंगे, NFI ऐड कर देंगे। और MP और FC में MP बड़ा होता है, बड़े से छोटे में जाने के लिए हमें कुछ माइनस करना पड़ता है, तो हम NIT माइनस कर देंगे। जब हम वैल्यूज उठाएंगे, GDP@MP 2130 जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, NFI हमारे पास है -30 हमने ले लिया, और NIT हमारे को दिया हुआ है 40, हमने 40 ले लिया। तो हमारा आंसर जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2060। अगला न्यूमेरिकल बेटे हमारे को दिया हुआ है, हमारे को बोला कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम GFCF भी बोलते हैं, GFCF हमको निकालने के लिए बोला गया है। अब आपको, अगर आपको फॉर्मूला याद हो और आपने मेरे एक्सपेंडिचर मेथड का वीडियो ध्यान से देखा हो, तो जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो GDP@MP के फॉर्मूला का एक पार्ट होता है। सबसे पहले क्योंकि हमारे पास GDP@MP दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड है हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमने क्या करा, GDP@MP = PFC प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हमारे को जो GDCF है, हमारे को जो फॉर्मूला में मेन फॉर्मूला में लिखवाया गया GDCF, उसको हम GDFCF ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक भी लिखते हैं। तो हमने क्या करा, हमने उसको तोड़ के लिख दिया GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक इंस्टेड ऑफ एडिंग GDCF एंड नेट एक्सपोर्ट्स विच इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब जब हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, अब हमारे को GDP@MP दिया वो 2500, मैंने यहाँ लिख दिया, PFC 1000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500। अब निकालना है हमारे को ये वाला पार्ट, हमारे को ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है, जिसको हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो हमने क्या करा, हमने या इसको एज इट इज लिख दिया, एज इट इज। देन चेंज इन स्टॉक, अब चेंज इन स्टॉक में हमारे को एक फिगर नहीं दिया हुआ, हमारे को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है। तो हमने क्या करा, 200 माइनस 300, हमने ब्रैकेट यूज करके 200 माइनस 300 लिख दिया, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स।
नेट एक्सपोर्ट्स हमारे को दिया हुआ है -50 लिख दिया। ये फॉर्मूला का प्लस साइन है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, पर -50 का फिगर है तो मैंने ब्रैकेट यूज़ करके -50 लिख दिया। अब जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब आप कैलकुलेट करते हो तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो सारी की सारी वैल्यूज़ को इस साइड में लेकर आते हैं, तो उसमें साइन की गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको पहले इस सारे की सारी कैलकुलेशन को एक फिगर में कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पे इसको पूरा कैलकुलेट करा तो 1350 आया, GDFC एज इट इज लिख दिया। तो जब हम इसको यहाँ लेकर जाएंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1150। इसका मतलब हमारा जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है वो 1150 आ गया। न्यूमेरिकल हमारे को बोला गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस GNP निकालने के लिए। एक्सपेंडिचर मेथड से आपको मैंने बता रखा है हमेशा GDP निकलता है। हमने पहले GDP का फॉर्मूला लिखा, PFC प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेब्ट, क्योंकि हमारे को इस न्यूमेरिकल में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, GDCF का कमांड फिगर नहीं दिया हुआ है, इसको तोड़ कर दिया हुआ है। तो NDCF 150 और डिप्रिसिएशन का फिगर दिया 20, तो मैंने इसको ऐसे ब्रैकेट में लेके लिख लिया, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो हमारे को एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा। हम सारी वैल्यूज डालेंगे, PFC 500, GFC 250, NDCF प्लस डेप्थ, क्योंकि आप नेट में जब डेप्थ प्लस करते हैं आपको बस ग्रॉस आता है और हमको इस फॉर्मूला के लिए ये वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या करा, NDCF 150 और डेप्थ 20 हमने ऐड कर दिया। अब नेट एक्सपोर्ट्स के लिए एक्सपोर्ट है हमारा 60 और इंपोर्ट है हमारा 80। तो कभी भी मेंटल कैलकुलेशन करके आपको वैल्यूज नहीं डालनी है, आपको हमेशा यहाँ पे लिखना है। तो एक्सपोर्ट हमारा 60 माइनस 80 हमारे पास -20 का फिगर आ जाएगा। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे आपके पास 900 आएगा। अब ध्यान रखिएगा कि हमारे को GNP टेम्पी निकालना है। ये जो फॉर्मूला है वो है GDP टेम्पी का, तो हमारे को GDP टेम्पी से GNP टेम्पी में जाना है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा GNP टेम्पी इज इक्वल टू GDP टेम्पी प्लस NFI। GDP टेम्पी हमारे पास है 900, NFI हमारे पास है 20 - 40, तो -20 आ जाएगा। आंसर हमारा 880 आ गया। ओके बच्चों, अगला न्यूमेरिकल हमारे को बोला गया NNP/FC निकालने के लिए। अगर आपको याद होगा हम NNP/FC को नेशनल इनकम भी बोलते हैं, नेशनल इनकम। सो हमारे को कभी कभी न्यूमेरिकल में नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला जाता है, मतलब आपको समझ आना चाहिए कि आपको NNP/FC निकालने के लिए बोल रहे हैं। अब हमारे को भी एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे को पता है कि एक्सपेंडिचर मेथड से हमेशा GDP टेम्पी निकलता है। हमने पूरा फॉर्मूला लिखा, PFC GFC GDCF। मैंने यहाँ पे GDCF की जगह पे NDCF प्लस डेप्थ इसलिए लिखा क्योंकि हमारे को NDCF और डेप्थ दिया हुआ है, हमारे को सीधा GDCF नहीं दिया हुआ, तो हमारे को GDCF को निकालने के लिए ये अलग अलग वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। अब और हमें पता है कि नेट एक्सपोर्ट्स जब हम सारी वैल्यूज़ को कॉपी करेंगे हमारे पास आ जाएगा 400 + 100 + 80 + 50 + 40 670। अब ध्यान रखिएगा आपको NNP/FC निकालना है, आपने अभी निकाला है GDP टेम्पी 670। तो अब आपको फॉर्मूला जो निकालना है वो बाहर लिखेंगे NNP/FC। GDP टेम्पी से NNP/FC में जाने के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जब जो सबसे पहला वीडियो है मेरा वहाँ पे मैंने अलग अलग नेशनल एग्रीगेट्स के बीच का रिलेशनशिप आपको बता रखा है। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम डेप्थ माइनस करेंगे क्योंकि ग्रॉस बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है। अगर आपको बिग बॉस का कॉन्सेप्ट याद हो, बिग ब्रदर करके मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाया था। तो अब बिग ब्रदर में डोमेस्टिक छोटा है, छोटे से बड़े में जाने के लिए आप NFI ऐड करोगे, और MP से FC में जाने के लिए क्योंकि MP बड़ा है तो हम कुछ माइनस करेंगे, और हमने क्या करा NIT माइनस करेंगे। जब हम इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हमारे को जो NFI का फिगर है वो -10 दिया हुआ है, हमने क्या करा +10 करके -10 कर दिया। अब जब हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास 550 आंसर आ जाएगा। अब बच्चों हमारे को दिया हुआ है कैलकुलेट NNP/FC। मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में बताया कि NNP/FC को हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे, NNP/FC को हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। वैल्यूज़ हमारे को दी हुई है, सब्सिडी 5, नेट एक्सपोर्ट्स -20, PFC 400 दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 दिया हुआ है, जो अगर 2 दिया है तो हमारे को अगर यहाँ पे प्लस का फिगर है तो इसको हमें माइनस लेना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे हमारे को माइनस का फिगर देते तो हमारे को प्लस लेना पड़ता।
तो मैं आपको भी बताऊंगा कैसे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये 100, इंडायरेक्ट टैक्सेस ये 30, एनडीसीएफ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 50 एंड चेंज इन स्टॉक है 7। अब हमने सबसे पहले क्योंकि निकालना है एनएनपी-टेम्पी, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड से हमेशा जीडीपी-टेम्पी निकलता है, तो हमने पहले जीडीपी-टेम्पी का पूरा फॉर्मूला लिखा, पीएफसी प्लस जीएफसी। अब हमारे को मैंने जीडीसीएफ की जगह पे एनडीसीएफ प्लस डेप लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एनडीसीएफ डेप हमारे को यहाँ नहीं दिया हुआ, तो मैंने सिर्फ एनडीसीएफ और डेप लिखा हुआ है। वैल्यू यहाँ पे सिर्फ एनडीसीएफ के लिए, क्योंकि डेप 0 दिया हुआ है, एंड नेट एक्सपोर्ट्स विच इज़ दिस वन। देन जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास पूरा आंसर आ जाएगा 530। अभी हमारे पास है जीडीपी-टेम्पी। बच्चे भूल जाते हैं कि उनको ये निकालने के लिए बोला गया है। कई बच्चे बड़ा खुश होकर इसको निकालते हैं और सोचते हैं हो गया, नहीं, दिस इज़ नॉट, दे नॉट डन इट कम्प्लीटली, उन्होंने अभी पूरा नहीं करा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे एनएनपी-टेम्पी और आपको जीडीपी-टेम्पी की वैल्यू आ गई है, तो अब आप जीडीपी-टेम्पी और एनएनपी-टेम्पी को लिंक करेंगे ग्रॉस से नेट में जाने के लिए, क्योंकि ग्रॉस बड़ा है, आप कुछ माइनस करेंगे, तो आपने क्या करा, डेप माइनस कर दिया। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए, क्योंकि नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है, छोटे से बड़े में जाने के लिए आप एनएफआई ऐड करेंगे। और एमपी से एफसी, एमपी बड़ा है, एफसी छोटा है, आप एनआईटी माइनस करेंगे। जब आप सारी फिगर को 530 हमने निकाल लिया, डेप्रिसिएशन हमारे को 0 है, एनएफआई हमारे को, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और 2 माइनस को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने क्या करा, जो +10 का फिगर था वो हमने यहाँ पे -10 ले लिया। एनआईटी हमारे पास इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी 30 - 5 ले लिया। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे आपके पास 495 आ जाएगा। ओके बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हमारे को यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे को यहाँ पे 3 वैल्यूज चाहिए निकालने के लिए। पहला है क्लोजिंग स्टॉक, एनएनपी-टेम्पी जिसको मैंने आपको बता रखा है नेशनल इनकम में बोलते हैं, एंड जीएफसीई गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और हमारे को वैल्यूज दी है पीएफसी 900, एनडीएफसीएफ नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 2100, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 40, एनएनपी एट एमपी 5230, एनआईटी 150, ओपनिंग स्टॉक 100, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2800, डेप्रिसिएशन 550, नेट एक्सपोर्ट 700। अब आपको, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे हमको ये वैल्यूज दी गई और हमारे को निकालना है ये तीनों चीज़ें, तो सबसे पहले जो हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड का वो यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले जीडीपी-टेम्पी निकालेंगे। तो हमारे पास वैल्यू दिया हुआ एनएनपी-टेम्पी, जीडीपी-टेम्पी निकालना है, जो निकालते हैं उसको हम हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं। हमने जब इसको करेंगे तो हम नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हमको डेप ऐड करना पड़ता है, और नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए, नेशनल बड़ा होता है डोमेस्टिक छोटा, तो हम एनएफआई माइनस करेंगे। हमने क्या करा, एनएनपी-टेम्पी 5230, डेप्रिसिएशन हमारे को दिया हुआ 550, हमने 550 ले लिया। अब बेटे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ बच्चों कि ये जो 2 है, अगर नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड लिखा है तो ये 2 माइनस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है अगर हमारे पास +40 का फिगर है तो उसको हम यहाँ पे माइनस लेंगे। अब फॉर्मूला में हमारा ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, ये -40 का फिगर है, तो ये दोनों जब ब्रैकेट खोलेगा तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। सो हम इसको जब प्लस करेंगे, हमारा पूरा कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास आएगा 5820। ये आ गया हमारे पास जीडीपी-टेम्पी। हमको अभी इनमें से कुछ नहीं है, अभी हमको ये निकालना है। अब हमने क्या करा, जीडीपी-टेम्पी का फॉर्मूला लिखा एक्सपेंडिचर मेथड से, पीएफसी प्लस जीएफसी प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। पीएफसी हमारे को दिया हुआ है, जीडीपी-टेम्पी आ गया 5820, हमने ले लिया। पीएफसी हमारे को दिया हुआ है 900, ये रहा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है, हमें निकालना है, तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2800, ये ले लिया, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स 700। अब मैंने आपको बताया हुआ कि सारी की सारी वैल्यूज़ को ऐसे इधर से उधर लेके नहीं जाना, आपको पहले इस फिगर को एक में कन्वर्ट करना है। तो जब आप उसको एक में कन्वर्ट करेंगे आपके पास आ जाएगा 4400 प्लस जीएफसी इज इक्वल टू 5820 विच इज जीडीपी-टेम्पी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 1420। ये हमारे पास आ गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमारे को ये वाला पार्ट आ गया। हमारे को निकालना है एनएनपी-टेम्पी, और हमारे को दिया हुआ है एनएनपी-टेम्पी, तो हम एनएनपी-टेम्पी से एनएनपी-टेम्पी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लिखा, जो निकालना है वो हमेशा लेफ्ट में लिखेंगे। तो हमने लिखा एनएनपी-टेम्पी इज इक्वल टू
NNP एमपी, अब NPFC से बड़ा है तो हम इसमें से NIT माइनस करेंगे। तो जो हमने इसमें से माइनस करा हमारे पास आ जाएगा 5080 जो हमारा NNP है नेशनल। अब हम NNP निकाल चुके हैं 5080, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1420 ये हमारा निकल चुका है। हमारा रहेगी क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपने मेरा एक्सपेंडिचर मेथड का एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है कि हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को कम से कम 5 से 6 अलग अलग तरीक़ों से निकाल सकते हैं, जो उसके पार्ट्स हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमारे को जो GDCF है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे जो है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जो हमारे को यहाँ दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन ये रहा। चेंजिंग स्टॉक में हमारे को ओपनिंग स्टॉक दिया है, हमारे को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक दिया। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज़ करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे। जब हम सारी वैल्यूज डालेंगे, जैसे GDCF हमारे पास है 2800 हमने लिख लिया, NDFCF 2100, डेप्रिसिएशन 550, क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है तो हमने CS एज इट इज़ लिख लिया। ओपनिंग स्टॉक हमारे को दिया हुआ है 100, हमने ब्रैकेट यूज़ करके वैल्यूज यहाँ डाली। जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक फिगर 2550 प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2800 जो हमारा GDCF है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 250। बच्चों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें, जिससे कि आपको अगली आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे लगातार। अब जो अगला न्यूमेरिकल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको बोला गया GNP एटएमपी निकालने के लिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक्सपेंडिचर मेथड से मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ, GDP एटएमपी निकलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकलता है। तो आप पहले GDP एटएमपी का फॉर्मूला लिखेंगे, विच इज़ PFC प्लस GFC प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब हमारे को PFC दिया 200, GFC दिया हमारे पास 50, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन विच इज 60। ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे को अब हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट्स, लेकिन हमारे को फिगर दिया हुआ है नेट इंपोर्ट्स का। अगर नेट इंपोर्ट्स दिया है तो इंपोर्ट्स, अगर नेट इंपोर्ट्स है वो इंपोर्ट्स ये माइनस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर हमारे पास प्लस 10 का फिगर दिया है तो हम उसको एज -10 लेंगे, और अगर ये -10 का फिगर होता है, यहाँ नेट इंपोर्ट्स लिखा होता है या -10, तो हम उसको यहाँ पे +10 का फिगर लेते हैं। जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आएगा 300, ये हमारे पास आएगा GDP एटएमपी। हमारे को बोला गया GNP एटएमपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो निकालना है हम हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं। हमने क्या करा, उसको GDP एटएमपी से लिंक कर दिया। ग्रॉस क्रॉस सेम है, डोमेस्टिक और नेशनल में नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, तो छोटे से बड़े में जाने के लिए हम NFI ऐड करेंगे। बाकी MP सेम है तो हमारे को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। हमने जब GDP एटएमपी में NFI ऐड करा, अब NFI हमारे पास -20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये प्लस का साइन क्योंकि फॉर्मूला का है, माइनस क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, हमने प्लस ब्रैकेट -20 लिखा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 280 विच इज़ आवर GNP एटएमपी। ओके बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमारे को बोला कि GNP एटएमपी निकालने के लिए हमारे को वैल्यूज दी हुई है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 27,500, 27500, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3000, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 2500, इंपोर्ट्स 500, NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -250, सब्सिडी दी है 250, फॉल इन स्टॉक 300, एक्सपोर्ट्स 450, डेप्रिसिएशन 1000, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 1000। हम एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले GDP एटएमपी निकालेंगे। हमने पहले पूरा फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे को GDCF नहीं दिया हुआ, हमारे को दिया हुआ GDFCF और हमारे को दिया हुआ चेंज इन स्टॉक। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग GDCF हम यहाँ पे क्या करेंगे, GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे। यहाँ मैंने लिखा हुआ है GDCF इज इक्वल टू GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक। अब PFC हमने ले लिया 27,500, गवर्नमेंट GFC ले लिया 3000, GDFCF हमारे को दिया हुआ 2500, हमने वो ले लिया। सबसे पहली जो मैंने इस पे वीडियो बना रखी है उसमें मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि अगर न्यूमेरिकल में फॉल इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक या डिक्लाइन इन स्टॉक लिखा है तो वो माइनस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर आपको फॉल, डिक्रीज या डिक्लाइन दिया हुआ है
और वो माइनस को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब जो भी फिगर है आप उसको उल्टा साइन करके लेंगे। मतलब अगर यहाँ पे प्लस 300 दिया है तो हम इसको माइनस 300 करके लिखेंगे, तो ये 2500 माइनस 300 हो जाएगा। देन नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को हम एक्स पे लिखते हैं, इंपोर्ट को हम एम लिखते हैं, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नेट एक्सपोर्ट्स आ गया। एक्सपोर्ट हमारे पास है 450, इंपोर्ट है हमारे पास 500, हमने यहाँ लिख दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 32650। ध्यान रखिएगा अभी हमारे को जीएनपी एमपी निकालने के लिए बोला गया, और अभी निकला जीडीपी एट एमपी, तो हमें क्या करना है, जो निकालना है हम उसको बाहर लिखेंगे। जीडीपी एट एमपी से जीएनपी में एमपी में जाने के लिए हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक और नेशनल का फ़र्क है, हम यहाँ पे एनएफआई ऐड करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि एनएफआई हमारे को माइनस में दिया हुआ है, तो दिस प्लस ब्रैकेट -250 हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा जीएनपी एट एमपी।